आप दीवार से देख, सैटेलाइट से देख रहे थे कि यहां बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने 126 बच्चों का खून किया है। एंड यू कॉल इट प्रोपेगेंडा? काट के पूरी दुनिया को ब्लैकआउट कर देगा। ये तो उनको ब्लॉकेट कर रहे हैं, ईरान इनको ब्लैकआउट कर देगा। जो इंडियन कम्युनिटी है वो वही सुनना चाहती है जो उनको सुनाया जाता है, और जो वो सुनना चाहती है उनको रियलिटी से कोई भी असर नहीं पड़ता। ईरान ने उनका क्या किया? ईरान ने उनके थाड़ को फाड़ा है, उनके पैट्रियोट को पीटा है, उनके KC-135 की ऐसी की तैसी कर दी है, उनके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है। ईरान जैसी मिडिल टायर पावर को तो आप साहब घुटने टिका नहीं पाए। अब आप लड़ना चाहते हैं रूस और चीन से, बिल्कुल बंद। जिस दिन आप हॉर्मुज को ब्लॉकेट करेंगे, ईरान रेड सी बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी ब्लॉक करवा देगा। जनरल बख्शी, पहले आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल बख्शी, क्या होगा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में? क्या होगा जनरल बख्शी? सबके जहाज रुक गए तो तेल और गैस कैसे आएगा? देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप फिर गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि वो ब्लॉकेट कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। अभी तक बातचीत हो रही थी साहब कि वो अमेरिका ने कहा आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं। क्यों कहा? क्योंकि वो वैश्विक ऑयल की प्राइसेस को लो रखना चाहते थे। वो बहुत चढ़ती जा रही है। कहा $60-70 प्रति बैरल से बढ़कर वो वहां पे पहुंच गई है, आपकी कोई $122 प्रति बैरल क्रॉस कर गई थी। उनको डाउन करना था, मार्केट में मंदी लानी थी, ब्लड बाथ हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने ये पीस टॉक शुरू करी, सब कुछ शुरू किया। अब वो 180 डिग्री टर्न लेके कह रहे हैं मैं तो साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करूंगा। साहब प्रॉब्लम यह है कि एक एक दिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहता है, $22 मिलियन तेल दुनिया को नहीं पहुंचता, एनर्जी नहीं पहुंचती, फर्टिलाइजर 32% नहीं पहुंचता। ठीक है साहब। और दुनिया के लिए हीलियम नहीं है, दुनिया के लिए इंश्योरेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट बढ़े जा रहे हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बढ़ा जा रहा है, और अमेरिका में इकोनॉमी हिट हो रही है। बाकी दुनिया तो छोड़ दीजिए साहब, कोई परवाह नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब को ना नेतन्याहू साहब को। लेकिन अमेरिका में जो तेल की कीमतें $2 प्रति गैलन से बढ़ के 5 पे आ गई, इन्फ्लेशन चढ़ रही है, फूड प्राइसेस चढ़ रही हैं, लोग वहां के नाराज हैं। 7% लोग कहते हैं कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड देखना चाहते हैं, 93% कहते हैं बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी डाउन जा रही है। उनकी रिपब्लिकन पार्टी बेचैन हो रही है कि हम तो पिट जाएंगे मिड टर्म इलेक्शन में। यही हाल चलता रहा, और फिर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं ब्लॉकेट करूंगा। ब्लॉकेट करूंगा मतलब तेल बिल्कुल बंद। जिस दिन आप हॉर्मुज को ब्लॉकेट करेंगे, ईरान रेड सी बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी ब्लॉक करवा देगा। 32% दुनिया का तेल ऑफ द मार्केट, 32% तेल, गैस, फर्टिलाइजर। साहब आप क्या पूर्ण रूप से पागल हैं क्या? आप कर क्या रहे हैं? आप अपना नफा नुकसान तो समझते हैं ना। हमारा नफा नुकसान आपको 2 कौड़ी 1 आंख नहीं भाता कि भारत की इकोनॉमी 7-8% GDP ग्रोथ एनम पे वो बढ़ रही थी। अब वो 5.9% पे आ गई है, और 6.1% इनका फोरकास्ट दे रहा है आपका गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, आपका जो $700 अरब का फॉरेक्स रिजर्व्स थे, वो इस तरह चलता रहा तो $500 पे घट के आ जाएंगे। ठीक है साहब, हमारी इकोनॉमी हिट होगी, बहुत बुरी तरह से हिट होगी। आप क्या ये वॉर दोबारा शुरू होती हुई देख रहे हैं जनरल बख्शी? आपका या नेतन्याहू? जनरल बख्शी, आपको लग रहा है ये दोबारा शुरू हो जाएगा या सीज फायर चलेगा? देखिए, अगर तो उन्होंने ये धमकी को एक्टिवेट किया तो बिल्कुल सीज फायर टूट जाएगा और युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। वो कह रहे हैं ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब आप रूस के, चीन के जहाज भी रोकेंगे। ईरान जैसी मिडिल टायर पावर को तो आप साहब घुटने टिका नहीं पाए। अब आप लड़ना चाहते हैं रूस और चीन से। कोई सेंस है इस बात की? अरे साहब थोड़ा सा अकल की बात तो करिए ना, ताकि थोड़ा विश्वास तो हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो करेंगे। ये तो साहब बिल्कुल बेवकूफी पे बेवकूफी कर रहे हैं। अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस, जिसने दुनिया की इकोनॉमिक सत्यानाश कर दिया है। और आप ये ब्लॉकेड करके और रीइंफोर्स कर रहे हैं फेलियर। ओके, चल देश संकट में है। ऑलराइट, आबिद भाई आप ही बता दीजिए, कुछ बताइए मीटिंग में क्या हुआ अंदर। और अब जब ईरान, ये यूएस अगर नेवी भेजेगा, अपनी बड़े बड़े युद्धपोत तैनात करेगा और वहां पर ब्लॉकेड करेगा, नेवल ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो क्या करेगा ईरान?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब सबकी खिदमत में। जो मीटिंग हुई वहाँ इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद जो डेलीगेशन वापस आया और उनके इंटरव्यूज जो आए हैं, तो कालिबाफ साहब ने बहुत अहम बात कही थी। और कालिबाफ साहब ने ये कहा कि अमेरिका जो है हमारे ट्रस्ट को गेन करने में नाकाम रहा, यानी हमें अपने एतमाद में नहीं ले सका, इसलिए कि वो ऐसी शर्तें रख रहा था। जैसा कि जेडी वेंस ने भी जो निकले वहां मीटिंग से, तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये कहा कि ईरान ने हमारी टर्म्स को नहीं माना, इसलिए बात नहीं बनी। तो क्या आप अपनी टर्म्स मनवाने गए थे वहां पर? भाई, ईरान तो ये बात कह के गया था कि हमारे जो 10 पॉइंट्स हैं उस पर बात अगर होती है तो हम आते हैं इस्लामाबाद। आपने कहा था ओके आइए, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो आप उन 10 पॉइंट्स को अलग कर देते हैं। और मुझे तो लगता है कि वो जो 15 पॉइंट्स आपके ज़हन में चल रहे थे, उन पर गुफ्तगू करने के लिए, उन पर बात करने के लिए आप वहां पहुंचे थे और अपनी बात उनके ऊपर थोपना चाह रहे थे। ईरान ने इस चीज को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया। अरागची साहब का ये कहना था कि लेट नाइट तक जो है बात चलती रही और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन बाद में उन लोगों का, उन पूरे डेलीगेशन का मूड चेंज हो जाता है। जैसा कि आपने भी इशारा किया, 12 मरतबा ट्रंप की कॉल आती है, और जैसे जैसे ट्रंप की कॉल आती है और ये जेडी वेंस उनसे बात करते हैं, और बात करके जब वापस आते हैं तो फिर एक नई बात, फिर मूड चेंज हो जाता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो इस तरह से गुफ्तगू नहीं हो सकती है। गुफ्तगू नाकाम रहने का ठिकरा ईरान के सर पर नहीं फोड़ा जा सकता है। बिल्कुल भी, बिल्कुल वाजे है, बिल्कुल सबके लिए क्लियर है कि ये गुफ्तगू जो नाकाम रही है, मुज़ाकरात जो नाकाम रहे हैं, वो अमेरिका की वजह से। अब क्या करेगा ईरान? अभी भाई आगे क्या करेंगे? नेवल ब्लॉकेड करेगा यूएस? तो अगर ये ब्लॉकेड होता है तो ईरान का इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। ये अपने पाले में अमेरिका गेंद मार रहा है। अगर वो ब्लॉकेड करता है तो क्या करेगा? वो कश्तियां रोकेगा, वेसल्स रोकेगा। किसकी रोकेगा? 3 तरह की कश्तियां हो सकती हैं। एक, उन लोगों के वेसल्स हो सकते हैं जो कंट्रीज अमेरिका की एलाइज हैं, ठीक है ना? तो इससे ईरान को क्या फर्क पड़ता है? उनकी अगर कश्ती को रोक रहा है, ईरान इधर भी टोल लेगा, उधर अमेरिका भी उनको परेशान करेगा, तो वो जो उनका अलायंस है वो इससे खराब होगा। ईरान का कोई नुकसान नहीं होने वाला, एक बात। दूसरी बात, या वो कश्ती हो सकती है चाइना और रशिया जैसे सुपर पावर मुल्क की, तो हिम्मत है तो उनकी कश्ती को रोक के दिखा दो तुम। सही पकड़े हैं। ठीक है? या ऐसी कश्तियां हो सकती हैं, तीसरी ऐसी कश्तियां हो सकती हैं जो ईरान की दोस्त हैं, जैसे हमारा इंडिया ईरान का दोस्त है। तो अगर ब्लॉकेट करता है अमेरिका, तो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को ईरान बोलेगा कि हम तुमसे कोई टोल नहीं लेंगे, तुम जाओ। जब टोल के दिए बगैर वो कश्तियां वहां से निकलेंगी, अमेरिका उनको रोकेगा नहीं। तो भाई मुझे ये बताइए, ईरान का इसमें क्या नुकसान हो रहा है? ईरान का न सिर्फ ये कि नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान का तो इसमें फायदा हो रहा है। फायदा क्या है? ईरान का फायदा ये हो रहा है, ईरान की तो ख्वाहिश है अमेरिका पर प्रेशर बनाने की। और प्रेशर इस तरह बनेगा कि जब ब्रेंट ऑयल के और ऑयल की कीमतें ऊपर जाएंगी, तो आप ब्लॉकेट दर ब्लॉकेट अगर करेंगे, ईरान ने पहले ही उसको कंट्रोल, स्मार्ट कंट्रोल कर रहा है, आप भी ब्लॉकेट कर देंगे, तो ये फायदा किसका होगा? ये तो फायदा ईरान का होगा ना। तो ये तो अपने पाले में गेंद मार रहे हैं, इससे ईरान का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ईरान के हक में ये काम कर रहा है अमेरिका। और दोबारा हमले शुरू हो गए तो अभी भाई दोबारा हमले शुरू कर दिया यूएस ने, तो मगर क्यों? तो वही हाल होगा जो पहले हमले में हुआ। पहले हमले में क्या हुआ? पहले हमले में उन्होंने क्या किया है? हॉस्पिटल्स मारे हैं, ब्रिजेस तोड़े हैं, गड्ढे खोदे हैं, बेगुनाह बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को मारा है, नर्सेज और डॉक्टर्स को मारा है, ये सारे यूनिवर्सिटीज को मारा है। लेकिन ईरान ने उनका क्या किया है? ईरान ने उनके थाड़ को फाड़ा है, उनके पैट्रियोट को पीटा है, उनके KC-135 की ऐसी की तैसी कर दी है, उनके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है, उनके जराल्ड फोर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया है, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को क्वार्टर कर दिया है, उनके अवैक्स को बकवास साबित कर दिया है, उनके F-35 को उफ 35 कर दिया, उनके F-18 को उफ 18 कर दिया, उनके F-17 को उफ 17 कर दिया, उनके F-16 को उफ 16 कर दिया। तो अगली बार अगर जंग छेड़ते हो तो दोबारा तुम्हारे साथ यही होने वाला है। फिर आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे, और घुटने टेक चुका है। ये डिक्लाइन जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये डिक्लाइन इस बात की दलील है कि अमेरिका बुरी तरह हार रहा है और हार से बौखला रहा है। और उसी बौखलाहट की वजह से देखिए कितने मैदानों में वो हारा है। वो अपने एलायंस नाटो कंट्रीज से उसका अलायंस टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। सारी इटली से लेके, फ्रांस से लेके, स्पेन से लेके, डेनमार्क से लेके तमाम कंट्रीज ने, लंदन यूके से लेके तमाम कंट्रीज ने कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं आ रहे। एक बात, जीसीसी कंट्रीज, उसका जो है ट्रस्ट अमेरिका से उठ गया कि भाई ये तो अपने आप को नहीं बचा रहा, अपनी बेसिस नहीं बचा पा रहा, इसकी बेसिस मुझे क्या बचाएंगी। जीसीसी कंट्रीज में यह हुआ, तुम्हारी सारी हेजेमनी ईरान ने मार के खत्म कर दी है। तो चारों तरफ से तो तुम्हारा डिक्लाइन हो रहा है। तुम इस कौन सा गोल है? अभी भाई अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। जनरल जैनी बहुत मूड में है,
वो काफी देर से 5-10 बार उंगली उठा चुके हैं। मैं बस सोच रहा था मैं जनरल जैनी जल्दी से आपका आज जनरल जैनी के अंदर का फौजी आज बहुत थैंक यू। बोलिए जैनी साहब, बोलिए जरा। ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं? थैंक यू। पहले तो मैं जो हमारे अमेरिका से हमारे आए हैं हमारे को पैनलिस्ट, मैं थोड़ा उनका परसेप्शन सीधा करना चाहता हूं, ठीक करना चाहता हूं, अपना व्यू देना चाहता हूं। देखिए, अमेरिका में मेरे भी कई रिश्तेदार हैं और सैकड़ों मेरे दोस्त अमेरिका में बैठे हैं। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी है वो वही सुनना चाहती है जो उनको सुनाया जाता है और जो वो सुनना चाहती है। उनको रियलिटी से कोई भी असर नहीं पड़ता। मगर क्यों? तो जो हमारे इनके व्यूज हैं कि ओ ये कर दिया, वो कर दिया, नेवी डिस्ट्रॉय कर दी है, दिस इज ऑल व्हाट इज बीइंग फेड टू द इंडियन डायस्पोरा इन यूएसए। इट इज नॉट द रियलिटी। वो बात करते हैं डेट टू अमेरिका, डेट टू अमेरिका। अरे ईरान को एक्सिस ऑफ इविल किसने बोला? और अगर ये चाहते हैं कि वो ये कहते हैं कि इजराइल को हटा दे, जमीन से हटा दे, तो इजराइल भी तो यही चाहता है मानक कि ईरान को हटा दो, ईरान का नाम ही हटा दो नक्शे से, और हमारा ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए जो सीरिया, लेबनान, गाजा, गोलान हाइट सारा चीज मिला के ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए और ईरान उसमें नहीं होना चाहिए। सो दीज व्यूज आर वेरी पर्सनल, दीज व्यूज आर नॉट एनालिटिकल। अब एनालिटिकल में मैं आता हूं जो आपने क्या आपके टॉक्स की बात। देखिए, टॉक्स में वही हुआ है मानक जो हम पिछले 3 दिन से लगातार आपके चैनल पे कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं होना है। मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला, कुछ नहीं होना है। क्यों? इसकी मेरी वजह है, एनालाइज वजह है। देखिए, जब टॉक्स होती है तो उसमें सबसे पहले होना चाहिए एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। मैं आप पे विश्वास रखूं, आप मेरे पे विश्वास रखें, तब हम टेबल पे आए और बात करें कि भाई चाय पिएंगे या कॉफी या नहीं पिएंगे। ओके, तो वो ट्रस्ट तो है ही नहीं। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानक, वो है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, भाई कुछ तो आप दो और कुछ आप लो, कुछ दूसरे साइड को लेने दो, कुछ आप दो लो। इनका तो वो ट्रंप ने क्या बोला था, इनकी 10 पॉइंट डिमांड है एंड आई थिंक दे आर वर्केबल, आई थिंक दे आर वर्केबल। अरे जब तुम इस्लामाबाद पहुंचे तो वो वर्केबिलिटी कहां चली गई? आपने तो वो 10 डिमांड उनकी डाल दी रद्दी के टोकरी में और अपनी 15 डिमांड लेके अड़ गए वहां पर। आप न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, आप मिसाइल डिस्ट्रॉय करेंगे, आप हिजबुल्लाह के अटैक करते चले जाएंगे, लेबनान में सीज फायर नहीं होगा, होर्मुज खोलेंगे, वगैरह 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 वगैरह। अरे कौन तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मानेगा? फिर मैं आता हूं एक बहुत अच्छी पॉइंट पर जो आप उसके ऊपर थोड़ा जहन करें। सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेलीगेशन। दोनों साइड के डेलीगेशन के ऊपर में मैंने थोड़ा अध्ययन किया मानक। आप देखेंगे कि जो डेलीगेशन आया था ईरान की तरफ से, सारे के सारे पढ़े लिखे पीएचडी डॉक्टर्स। कौन कौन? डॉक्टर गलबिलाफ जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर अरागाची वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, डॉक्टर अहमदी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल, डॉक्टर नेमती गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक। सारे के सारे पढ़े पीएचडी ऊंचे विद्वान लोग आए थे। और अमेरिका से कौन आए थे? जेडी वांस, हु इज अ फेल्ड ऑथर। एंड अगर वांस को कोई अथॉरिटी होती तो क्या 12 बार वो बात करता ट्रंप से? तो वहां कॉन्फ्रेंस में कौन बैठा था? जेडी वांस बैठा था या डोनाल्ड ट्रंप बैठा था? 12 बार तो डोनाल्ड ट्रंप आया कॉन्फ्रेंस में टेलीफोन के जरिए। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप बैठा था वहां पे, जेडी वांस तो नहीं बैठा था। और यही नहीं, अभी और सुनिए, 2 और जो बंदर थे वहां पे, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड बंदर फॉर देम, स्टीव विटकॉफ। वो स्टीव विटकॉफ जो है वो गोल्फ खेलता है, वो ट्रंप के साथ गोल्फ खेलता है। हाउ द ब्लडी हेल इज ही पर्सन विद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड टॉक्स? एंड देन जेरेड कुशनर जो उसका खुद का दामाद है। अरे गाजा की बात हम लोग भूल गए कि गाजा में भी यही 3 लोग थे, आज तक वो टॉक्स का कुछ नहीं हुआ। तो गिव एंड टेक तो कुछ था ही नहीं। और इसी तरीके से, और दूसरी बात फिर लोकेशन। देखिए, अब इसमें मुंह मियां मिट्ठू तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, किसी को बुरी ना लगे मानक, कि एक तवाइफ के कोठे पे शादी के रिश्ते नहीं होते हैं। ये तवाइफ का कोठा था इस्लामाबाद, वहां पे शादी के रिश्ते नहीं होते। तो एक नेगोशिएटर जो है वो एक इन्फ्लुएंसर होना चाहिए जो इन्फ्लुएंस कर सके। इसमें पाकिस्तान का तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था। वो तो ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो ट्वीट का ड्राफ्ट था वो भी वॉशिंगटन से आया था, और चाइना के दबाव से या पाकिस्तान अमेरिका के दबाव से ये लोग अपनी पीठ खुजा रहे थे एक दूसरे की। तो इस टॉक से कुछ होना नहीं था। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अब आता हूं आपके हैशटैग पे, मुझे एक आधा मिनट और दे दे कि हाहाकार तो होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे कि यूएस सेंट्रल कमांड ने आज के सुबह 10 बजे से टोटल ब्लॉकेड कर दिया है, टोटल ब्लॉकेड। नाउ इफ दैट टोटल ब्लॉकेड टेक्स प्लेस मानक, तो हॉर्मुज तो आप समझिए खुलेगा नहीं और उधर रेड सी हो जाएगी बंद। तो जो बख्शी साहब कह रहे थे तराय तराय हो जाएगी। आप देखेंगे कि कल तक जो है ऑयल के दाम थोड़े देर घट रहे थे, आज ही ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। हाँ। और किस हॉर्मुज की बात कर रहे हैं ये अमेरिकन? ये तो वो हॉर्मुज है जो शुरू में तो ये भीख मांग रहे थे ईयू से, नेटो से, आओ 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 हमें मदद करो मदद करो। जब कोई नहीं आया, सबने दुत्कार दिया, तो ट्रंप ने क्या बोला? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हॉर्मुज, हॉर्मुज इज नॉट माई प्रॉब्लम, यू गो इफ यू वांट ऑयल, आप जाइए अपने ले आइए, हॉर्मुज से मेरा कोई लेना देना नहीं। आज फिर हॉर्मुज पे आ गए कि अब हम 2 शिप्स भेजेंगे, डीमाइनिंग करेंगे। बुलशिट, they just do not know the difference, the distance between the elbow and the ass. What we say in military parlance, the distance between the elbow and the ass. They do not know the distance, man. That is the bloody problem. Jari, Now, अभी होगा क्या? And I'll take 30 seconds. Iran will go whole hog. वो देखिए ये asymmetry war उसको मुंह लग गया है कि हम जीत सकते हैं, असिमेट्रिकल वॉर जीत सकते हैं। उसके बाद मैंने माना अमेरिकन पैनलिस्ट की बात, किया बड़ी तेज फौज है, बड़ी सुपर पावर है। यस, आई एग्री विथ यू सर, बट पॉइंट इज दैट द असिमेट्रिक वॉर इज बीइंग वन, द वॉर ऑफ नैरेटिव ऑन द स्ट्रीट्स, दुनिया की सड़कों पे वॉर इज बीइंग वन बाय ईरान, एंड देयरफॉर दे विल कंटिन्यू टू फॉलो द गुरिल्ला टैक्टिक्स, कंटिन्यू टू ब्लॉक हॉर्मुज, दे विल आल्सो ब्लॉक द रेड सी। और जो ये अंडर सी के केबल्स हैं ना, अंडर सी में बड़े बड़े हाई पावर इंटरनेट के केबल्स हैं, ईरान सब काट देगा, सब काट के पूरी दुनिया को ब्लैकआउट कर देगा। ये तो उनको ब्लॉकेड कर रहे हैं, ईरान इनको ब्लैकआउट कर देगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है माना। लेकिन ओके, यूएसए, एंड आई विल क्लोज देयर। यूएसए के पास क्या ऑप्शंस है? या तो भैया पहले बात, उनके मिलिट्री ऑप्शंस खत्म हो गए, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस उन्होंने इस्लामाबाद में खत्म कर दिए, तो अब ये ऑप्शंस क्या रह गए? ओके, बॉम्बिंग बॉम्बिंग बॉम्बिंग। अभी आप बात कर रहे थे, हमारे अमेरिकन कमेंटेटर बात कर रहे थे कि ये सब ड्रामा है, कि ये सब क्या बोलते हो, क्या वर्ड यूज किया उन्होंने कि अरे आप मुझे बताइए, 126 लड़कियों को, छोटी बच्चियों को स्कूल में मार देना क्या प्रोपेगेंडा है? इज इट दैट प्रोपेगेंडा? एंड व्हाट इज, वेयर इज द अमेरिकन इंटेलिजेंस? आप दीवार पे देख रहे थे कि बच्चों की फोटोग्राफ्स हैं, आप दीवार से सैटेलाइट से देख रहे थे कि यहां बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने 126 बच्चों का खून किया है, एंड यू कॉल इट प्रोपेगेंडा? अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही।